एक अहम तर्क दिया जा रहा है कि आप जिस एमएसपी की बात कर रहे हैं, उनका कहना है कि ये सिर्फ देश के 6% उपज को ये एमएसपी मिलती है, बाकी 94% को उपज ही नहीं मिलती नहीं है एमएसपी। तो इसलिए जो 94% लोग हैं, उनकी व्यवस्था लागू होगी या 6% लोगों की व्यवस्था लागू होगी? तो उसमें गलत क्या नहीं है बिल्कुल, अगर एमएसपी? नहीं बिल्कुल नहीं, ये सवाल जो खड़ा करते हैं ना, उनको अर्थव्यवस्था के बेसिक समझ में आते कि नहीं, इसके बारे में मुझे डाउट है भाई। इसीलिए तो आत्महत्या कर रहे हैं ना। सबको अगर एमएसपी मिलती तो ये आत्महत्या का प्रमाण कम हो जाता, क्योंकि एमएसपी के आधार पर कम से कम वो जिंदा ठीक ढंग से रह सकता है, आराम से नहीं जी सकता है। एमएसपी प्लस 50% चाहिए, वो भी एमएसपी C2 चाहिए, तो वो जिंदा रह सकेगा अच्छे ढंग से। वो आज हम दे ही नहीं रहे, लेकिन कम से कम एमएसपी रहेगी तो एक आधार रहता है कि इसके बहुत नीचे नहीं जाने। मंडियों में, कई तो क्या मंडियों में जहां ये तो नियम क्या बने हैं, वहां वो मिल सकती है, तो तो क्या 6% मिल स्वामीनाथन की? सकती है। जी। नहीं नहीं, इसलिए नियम क्या होना चाहिए, प्रयास क्या होना चाहिए सरकार की ओर से, जो उन्होंने कमिट किया था 14 के अपने इलेक्शन कैंपेन में कमिट किया था, भाई आप प्लस 50% नहीं दे सकते हो तो कम से कम एमएसपी तो दीजिए, एमएसपी तो दीजिए आप। एमएसपी आज जो 94% किसानों को नहीं मिल रही है, उनको मिले ऐसी व्यवस्था खड़ी करे ना, उनके मजबूरी का फायदा ना उठाए ना। बिहार ने बंद कर दिया कई सालों से, 14-15 साल हो गए। बिहार की अवस्था क्या हो गई? बिहार की अवस्था तो पूरी तरह से खत्म हो गई। सब बिहारी किसान छोड़ छाड़ कर मुंबई के झोपड़पट्टी में आ रहे हैं और कहां जा रहे हैं, उनकी खेती खत्म हो गई पूरी तरह से। क्योंकि आपने अगर पूरे देश में सिस्टम बनाया और अभी और प्लस उपज है, हाँ शॉर्टेज होता तो शायद फिर आप झक मार के कुछ कीमत देते, अब और प्लस है। तो और प्लस है तो एक किसान बिहार के मर जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है पूरे देश को, मरने दो उनको। बिहार तो देख ही रहा है ना, बिहार ने तो मंडियां खत्म की है ना, ये कानून तो पहले अमल में लाया है ना। तो बिहार की अवस्था क्या हो गई, हमारे सामने उदाहरण है। पूरे दुनिया में आज भी अमेरिका, जो अमेरिका आग्रह रखता है कि हर चीज को फ्री मार्केट चाहिए, वो आज भी अपने किसानों को बड़े पैमाने पर सब्सिडी देता है और सुनता नहीं है किसी का, देता है अपने किसानों को, जिंदा रखता क्या है। आप जबकि क्या वहां आप कुछ किसानी उदाहरण केवल बताएंगे? 4 और 5% है। मानो सर, आप उस हाँ, सब्सिडियों का कोई एग्जांपल दे सकते हैं कि किस तरीके से अमेरिका अपने किसानों को सब्सिडी देता है, किस तरीके से सपोर्ट करता है? अमेरिका में केवल 5% किसान है। ये 5-6% किसान है, उनको करोड़ों डॉलर्स उनको सब्सिडी दी जाती है, सब्सिडी डायरेक्टली दी जाती है। जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री योजना में किसानों के खातों में पैसे डाले जाते हैं, उस ढंग की सब्सिडी दी जाती है और इसलिए वो सस्ते में अनाज बेच पाते हैं। ये तंत्र पूरे यूरोप में है, अमेरिका में है। हमारे यहाँ सब्सिडी हम देते थे, खाद के लिए देते थे। यानी एक सब्सिडी किसको मिलती थी पहले, कि जो खाद यूज करेगा उसी को सब्सिडी मिलती थी, बाकी सब्सिडीज नहीं थी हमारे यहाँ। अभी प्रधानमंत्री योजना में डायरेक्टली किसान के खातों में पैसे जा रहे हैं, तो ये सब्सिडी का हिस्सा हो गया। पहले खादों में सब्सिडी देते थे तो वो सब्सिडी किसको मिलती थी, किसान को नहीं मिलती थी, वो सब्सिडी मिलती थी कारखानदारों को, लेकिन वो किसानों की सब्सिडी थी। तो उस ढंग की सब्सिडी नहीं, वहां वहां वो डायरेक्टली सब्सिडी दी जाती और इसलिए वो उपज मार्केट में सस्ते में रख पाते हैं और पूरी अर्थव्यवस्था जो चाहती है कि कम कीमतों में ये चीजें हासिल हो, वो पॉसिबल होता है। और उनके यहाँ संभव है क्योंकि 6% ही किसान है, 6% लोगों को ही देना पड़ता है, इसलिए संभव भी है। हमारे यहाँ खेती से संबंधित 60% लोग हैं, 50% डायरेक्टली खेती में काम करते हैं। इतनी बड़ी संख्या है, तो इतनी बड़ी संख्या का यह सवाल है। तो इसलिए ये खुली अर्थव्यवस्था की जो बातें हम कर रहे हैं, तो ये चांद पर करनी चाहिए, आज के जमाने में पृथ्वी पर नहीं हो सकती है, क्योंकि खेती के बारे में कहीं भी खुली अर्थव्यवस्था नहीं, पूरे दुनिया में नहीं। आज खुली अर्थव्यवस्था पूरे दुनिया में होने के बाद, वैसे नियम होने के बाद भी नहीं, ये फैक्ट है। क्योंकि हर देश अपने किसानों को जिंदा रखना चाहता है, वो जानता है कि मेरे देश के किसान अगर खत्म हो जाएंगे तो मुझे कोई दूसरा सपोर्ट नहीं करने वाला, क्योंकि वो तो प्राथमिक आवश्यकता है ना, उसके बिना इंसान जिंदा ही नहीं रह सकता है।
तो इसलिए ये तीनों कानून इतने भयानक है, बताया नहीं जाता है। ये कानून ही इसलिए तैयार किए गए हैं क्योंकि इसके दो कारण हैं। बहुत अच्छे ढंग से ये बात एक साइंटिस्ट ने कही है, शर्मा जी उनका नाम। क्योंकि अभी छोटे व्यवसायों में पूरी तरह से मंदी आ चुकी है, लोगों की क्रय शक्ति खत्म हो चुकी है। इतना ही नहीं तो पूरी तरह से बड़े व्यवसायों में भी, कंपनीज में, प्रोडक्शन में, औद्योगिक व्यवस्था में पूरी तरह से मंदी आ चुकी है, प्रोडक्शन ठप पड़ने की दिशा में। उसमें -31% इजाफा हुआ, हम सभी जानते हैं। केवल एक क्षेत्र है जिसमें इजाफा पॉजिटिव है, वो है खेती का क्षेत्र। इतनी यानी डिमोनेटाइजेशन होने के बाद भी, मंदी पूरे देश में आने के बाद भी, कोरोना होने के बाद भी 3% बढ़ोतरी खेती के क्षेत्र में। तो अभी ये जो पैसे लेकर बैठे हैं अपने पास में, कैश लेकर बैठे हैं, अंबानी है, अडानी है, उनके कैश का क्या होगा? कहां डालेंगे वो? कंपनी में डालेंगे तो उसमें से बाहर नहीं आने वाले, छोटे व्यवसाय भी बाहर नहीं आने वाले जल्दी। तो एक ही क्षेत्र है जहां बढ़त है उसको कब्जे में लो, बढ़त है खेती का क्षेत्र है उसको कब्जे में लो। और कल्पना कीजिए आज जाकर ये जो 1 लाख करोड़ में किसानों से एमएसपी पर खरीद होती है, ये खरीद के कारण लोगों को सस्ते में अनाज मिलता है कंट्रोल के द्वारा, रेशन के द्वारा, ये सभी व्यवस्था बंद हो जाएगी। जब सरकार खरीदेगी नहीं तो रेशन में आएगा कहां से अनाज? ये जो अभी गरीब तबके को, दरिद्रता रेखा के नीचे जो लोग हैं, उनको सस्ते में अनाज मिलता है, उनका क्या होगा? तो उनको अंबानी अडानी देंगे अनाज। अंबानी अडानी क्या फोकट में अनाज देंगे? कौन देंगे? उनकी व्यवस्था का क्या होगा? उनको मरने देंगे, छोड़ देंगे हम? अरे भाई, हम एमएसपी पर खरीदी ही बंद कर रहे हैं, उस दिशा में हमारे कदम उठ रहे हैं। तो क्या किसानों की मांग कितनी जायज है कि आप कोई भी कानून लाइए ना, नियम बनाइए कि एमएसपी के जो भी कीमत सरकार तय करेगी उसके नीचे खरीद करना कानूनन अपराध तय कीजिए, बात खत्म। बराबर इतनी आसान बात है। मैं इसी विषय पे और एक मेरा सवाल है कि आपने कहा कि 1980 में आपने विमल दांडेकर और शरद जोशी इन सबसे बात कर कर एक प्रेडिक्शन किया था कि किसानों की आत्महत्या बढ़ने वाली है। आज आप उससे आगे भी आपकी पढ़ाई है अभी, और आज की परिस्थिति को आप और अच्छे से भली भांति उसका आंकलन भी कर रहे हैं। क्या लगता है कि आपको ये 3 कानून के कारण, अभी तो आत्महत्या तो बड़ी संख्या में हो ही रही है देश में किसानों की, लेकिन क्या लगता है कि ये 3 कानूनों के कारण आने वाले कुछ सालों के बाद किसानों की आत्महत्या और ज्यादा बढ़ेगी, उसकी तादाद ज्यादा बढ़ेगी? नहीं, केवल किसानों की आत्महत्याएं बढ़ेगी यहां तक ये बात नहीं है। आगे चलकर 2 सालों के अंदर सब मंडियां खत्म हो जाएगी। ये जो मंडियां है, क्योंकि 8% 6% कौन ज्यादा देगा उनको, मंडियां खत्म होगी, सरकार की खरीद बंद होगी। उसके कारण केवल किसानों की आत्महत्या नहीं होगी, जो किसानों के बेटे दरिद्रता सीमा रेखा के नीचे शहरों में जाकर रह रहे हैं। कौन रह रहा है झोपड़पट्टी में? झोपड़पट्टी में होता कौन है? सभी किसान के बेटे होते, किसानी पर मजदूरी करने वाले लोग होते, गांव छोड़कर आते हैं, झोपड़पट्टी में रहते हैं। एक पीढ़ी पहले आए हो, एक जनरेशन पहले आए हो या अभी आए हो, लेकिन वो किसान के ही बेटे होते। तो ये सभी झोपड़पट्टी वाले लोगों का क्या होगा? केवल किसानों तक ये सीमित नहीं रहेगा। इन लोगों को सस्ते में अनाज कौन देगा? चलिए, इनकी कमाई तो एक हद से ज्यादा बढ़ने वाली नहीं है। तो ये पूरे देश के गरीबी का भी सवाल है। पहले ही अभी जो हमारी अर्थव्यवस्था, 1 मिनट, हमारी जो अर्थव्यवस्था चल रही है उसमें हमारी खाई बढ़ रही है, दिन ब दिन बढ़ रही है। 90 के बाद में बहुत बढ़ते गई है, और गए 7 सालों में, 6 सालों में तो बहुत ज्यादा बढ़ी है। चलो, तो अगर ये आर्थिक खाई बढ़ती है, तो ये खाई अगर बढ़ती है मानव साहब, तो इसके खिलाफ एक पुख्ता मजबूत आंदोलन क्यों नहीं खड़ा होता? जब जब भी ऐसा आर्थिक संकट आता है देश में, अलग अलग सेक्टर्स में, और खास तौर पे किसान क्षेत्र में, खेती के क्षेत्र में, तो बटा हुआ है जो विचारधारा है, जो आंदोलक है, जो संगठन के शीर्षस्थ नेता है, वो बटे हुए हैं। सबसे ज्यादा तो दर्द वो किसानों को है कि ये बटे हुए। एक मंच पर ये किसान नेता आने के लिए तैयार नहीं है, इनकी राय एक दूसरे के साथ मिलती जुलती नहीं दिख रही है, और वो किसानों के साथ मिलकर किसी एक चीज का समर्थन नहीं कर रही है और एक चीज का विरोध भी नहीं कर रही, वो बटी हुई है। ये तो आम किसानों के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसान हो सकता है इससे। नहीं ना, आपने तो बात बिल्कुल सही कही।
ये सामर्थ्य एक व्यक्ति में था जिसका नाम था शरद जोशी। शरद जोशी के दिमाग में आखिरी के दिनों में ये फर्क क्यों आया मेरी समझ में नहीं आता। मैं बहुत जिम्मेदारी से ये शब्द का उपयोग कर रहा हूं कि उनके दिमाग में ये फर्क क्यों आया मेरी समझ में नहीं आता। शरद जोशी 100% रैशनल थे। वो मेरे साथ चर्चा करते वक्त कई बातों पर चर्चा करते थे। जीवन के आखिरी तबके में उन्होंने ज्योतिष भी देखना शुरू कर दिया। जो आदमी ये सब बातें लोगों के सामने रखता है, ये अर्थव्यवस्था में कृषि को क्यों कम मूल्य दिया जाता है, ये बात बहुत ताकत से रखता है। मैं उनके 2.5-3 घंटे मुलाकात ले रहा था बेलगांव के जेल में। ये आदमी इतने विस्तार से ये बातें रखता है कि उनके कई भाषण मैंने सुने हैं, उनकी किताबें पढ़ी है। पूरे दुनिया में सब्सिडी के आधार पर सारी कृषि व्यवस्था खड़ी है, उनको मालूम है। ये फ्री नहीं हो सकती, ये उनको मालूम है। उन्होंने खुद यूनो में काम किया है, उनको मालूम है कि उसके दबाव कैसे होते हैं। इसके बावजूद दुनिया में सब्सिडी नहीं खत्म हो रही है, ये भी उनको मालूम है। इसके बावजूद उन्होंने इस व्यवस्था का कैसे समर्थन किया मेरे समझ में नहीं आता, मेरे समझ के बाहर की बात। ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। एक तो उन्होंने पॉलिटिक्स में पक्ष खड़ा करने का निर्णय लिया, वो पहली गलती थी। ये दूसरी गलती है, और ये दूसरे गलती के कारण कई किसान नेताओं के दिमाग में ये फर्क पड़ गया है। इनको अर्थव्यवस्था की बारीकियां मालूम नहीं, लेकिन मैं शरद जोशी को अर्थव्यवस्था की बारीकियां मालूम नहीं ऐसा कह नहीं सकता। वो उस क्षेत्र के तज्ञ थे, सही माने में तज्ञ थे। इसके बावजूद ये कठिन बात हो गई है। हमारे यहाँ का किसान कई जातियों में बटा है, प्रदेशों में बटा है, फिर भी इतने बड़े पैमाने पर वो साथ में आ रहा है। पहली बार इतने बड़े पैमाने पर कोई बड़ा नेता न होने के बावजूद साथ में आ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और ये दिन ब दिन बढ़ने वाला है। जो महाराष्ट्र के किसानों को कुछ नेताओं ने बरगला कर रखा है, वो बहुत दिन चलने वाला नहीं है। उनके भी ध्यान में ये बातें आती जाएगी, क्योंकि महाराष्ट्र में मंडियां बहुत समर्थ है, मंडियों का बहुत अच्छा योगदान महाराष्ट्र में रहा है। वो जैसे खत्म होने लगेगी कि तो यहाँ के किसान को भी अकल आ जाएगी और वो भी रास्ते पर आ जाएगी। बिल्कुल। ये किसान आंदोलन बहुत बड़ा बढ़ने वाला है, ये रुकने वाला नहीं, इतना आप याद रखिए। लेकिन उसको एक सामूहिक रूप देना और उसको एक अच्छा नेता प्राप्त होना, ये कठिन प्रक्रिया है। आज सामने ऐसा कोई नेता दिख नहीं रहा है, लेकिन काफी अच्छे लोग ये बातों को आगे रख रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज सोशल मीडिया होने के कारण और किसान सोशल मीडिया से भी जुड़ा होने के कारण काफी बातें वो सीख पाएगा, समझ पाएगा, और ये आंदोलन दिन ब दिन बढ़ते जाएगा।